कहानी एक डिस्टोपियन दक्षिण कोरिया में शुरू होती है जहां भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और असमानता ने समाज को नष्ट कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन होते हैं और सड़कों का दृश्य युद्ध क्षेत्र जैसा लगता है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए देश के राष्ट्रपति ह्योजुंग से एक भावनात्मक भाषण देते हैं जो पूरे राष्ट्र में प्रसारित होता है। उन्होंने एक नाटकीय कदम का प्रस्ताव किया है जहां उच्च स्तरीय अदालत के मामलों को अब सभी के लिए प्रसारित किया जाएगा। सभी नागरिक भी एक ऐप के माध्यम से अपनी वोटिंग द्वारा फैसले में भाग ले सकेंगे। इन सार्वजनिक सुनवाइयों की अध्यक्षता कांग योहान करेंगे, जिनकी निर्दयी सार्वजनिक छवि है। जनता को पता नहीं है कि राष्ट्रपति ह्यो केवल कोरिया के सबसे बड़े उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिधनी व्यापारियों के लाभ के लिए काम कर रहे हैं। अगले दिन किम गान, एक युवा सहयोगी न्यायाधीश, अपने नए सुप्रीम कोर्ट की नौकरी पर पहुंचते हैं। वे विवादास्पद नए लाइव ट्रायल शो में कांग के उपाध्यक्ष होंगे। यह खुलासा होता है कि उन्हें यह नौकरी एसोसिएट जस्टिस और उनके पूर्व प्रोफेसर मिन जियोंगहो द्वारा चुना गया था। बुजुर्ग व्यक्ति कांग की तेजी से बढ़ती शक्ति पर संदेह करते हैं और अपने छात्र से उन पर नजर रखने का आग्रह करते हैं। थोड़ी देर बाद किम अपने सहकर्मी युवा एसोसिएट न्यायाधीश ओह जिंजू के साथ कार्यालय में सेटअप करते हैं। वह लाइव ट्रायल शो में तीसरी सदस्य होंगी और पता चलता है कि वह कांग की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं। दूसरी ओर लाइव ट्रायल शो पर प्रसारित होने वाला पहला मामला निर्धारित किया जाता है। यह मामला जो केमिकल्स के चेयरमैन जू इल्डो के खिलाफ होगा, जिन पर एक नदी में हानिकारक विषैले तत्व छोड़ने का आरोप है जिससे पास के गांव को भारी नुकसान हुआ है। जू केमिकल्स के कार्यालय में एक कानूनी टीम परीक्षण के लिए अपनी रणनीति पर विचार करती है और तय करती है कि वे दोषी नहीं होने का दावा करेंगे। वे तर्क देंगे कि चेयरमैन जू को औद्योगिक कचरे में विषैले तत्वों के बारे में पता नहीं था। सबसे खराब स्थिति में उन्हें मौत के कारण लापरवाही का आरोप लग सकता है, जिसकी अधिकतम सजा 5 साल है। चेयरमैन जू एक गुस्से में पड़ने वाले होते हैं, लेकिन उनके वकील को इंगुक उन्हें आश्वासन देते हैं कि उन्हें केवल 1 साल या उससे अधिक सजा काटनी पड़ेगी और फिर उन्हें पैरोल पर रिहा कर दिया जाएगा। अदालत में किम जस्टिस मिन से एक कुंजी की मांग करते हैं ताकि वे स्टोरेज रूम तक पहुंच सके। वे चेयरमैन जू के 20 साल पुराने अदालत के रिकॉर्ड तक पहुंचने का इरादा रखते हैं। खुलासा होता है कि वर्तमान न्याय मंत्री चा क्योंगही एक समय में एक अभियोजक थे। उनके कार्यकाल के दौरान चा ने चुपचाप चेयरमैन जू को कई बार कानूनी समस्याओं से बाहर निकालने में मदद की थी। बाद में जब उन्होंने विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा तो जू ने उनके अभियान का वित्तीय समर्थन किया। अब मंत्री चा सिर्फ खड़े रहते हैं जबकि कांग, जिनका उन्होंने दृढ़ता से समर्थन किया है, सार्वजनिक रूप से चेयरमैन जू का परीक्षण कर रहे हैं। किम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि यह व्यापारियों के अपराधों को छिपाने के लिए एक दिखावटी परीक्षण होगा। उस रात किम अपने पुलिस मित्र सुह्यून से एक ऑडियो ट्रांसमिटिंग डिवाइस मांगते हैं जो जासूसी में उपयोग किया जाता है। वह उन्हें यह नहीं बताते कि उन्हें इसकी आवश्यकता क्यों है, लेकिन बाद में वह इसे उनके लिए सेट कर देती है। अगले दिन किम अपने कार्यस्थल पर जल्दी पहुंचते हैं और कांग के कार्यालय में घुसते हैं। वे ऑडियो ट्रांसमीटर को लगाने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढते हैं और अंततः इसे एक डेस्क के नीचे रख देते हैं। लेकिन बाहर निकलने से पहले ही कांग आ जाते हैं। इससे किम को झूठ बोलना पड़ता है कि वे एक किताब उधार लेने आए थे और वह वहां से निकलने में सफल होते हैं। दिन भर में किम ऑडियो ट्रांसमीटर के माध्यम से अपने वरिष्ठ की फोन बातचीत को सुनते हैं। वे सुनते हैं कि कांग मंत्री चा को आश्वासन देते हैं कि परीक्षण कानून के अनुसार चलेगा। कांग किसी से डॉक्टर से मुलाकात की व्यवस्था करने के बारे में भी बात करते हैं और चेयरमैन जू के वकील से मिलने का वादा करते हैं। अपने वरिष्ठ के इरादों से आश्वस्त होकर किम जस्टिस मिन के साथ अपनी जानकारी साझा करते हैं। लेकिन वे दोनों जानते हैं कि गलत काम को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। उनके पास केवल कल के परीक्षण में कांग पर नजर रखने का ही विकल्प है। लाइव ट्रायल शो की पहली कड़ी का दिन जल्द ही आता है और राष्ट्रपति ह्यो से लेकर साधारण नागरिक तक सभी उत्सुकता से इसे देखते हैं। परीक्षण का उद्देश्य जनता के घटते हुए विश्वास को पुनः स्थापित करना है, लेकिन यह एक गेम शो की तरह शुरू होता है जिसमें एक होस्ट यह समझाता है कि ऐप के माध्यम से कैसे वोट करना है। न्यायाधीश भी एक प्रभावशाली प्रवेश करते हैं जिसमें कांग सफेद पोशाक में ओह जिंजू और किम काले में होते हैं। कुछ क्षण बाद परीक्षण खुलता है जिसमें अभियोजन पक्ष जू केमिकल्स के खिलाफ स्थानीय नदियों में विषाक्त कचरे को डंप करने का मामला पेश करता है। वे आरोप लगाते हैं कि इसके कारण 11 मौतें हुई हैं और कई अन्य लोग दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं के शिकार हुए हैं। अभियोजक की जूरी के प्रति भावनात्मक अपील के बाद 70% दर्शक दोषी का वोट करते हैं। इसके बाद बचाव पक्ष आता है और अभियोजक पर उनके नाटक के लिए फटकार लगाता है। अटॉर्नी को तर्क देते हैं कि अपशिष्ट जल उपचार सुविधाएं एक बांध के टूटने के बाद क्षतिग्रस्त हो गई थीं, लेकिन जू केमिकल्स ने इसे बंद करने और रिसाव को ठीक करने में केवल 1 घंटा लिया था। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच गर्मागर्म बहस छिड़ जाती है, जिससे कांग को विराम की घोषणा करनी पड़ती है। फिर से शुरू होने पर ओह जिंजू रक्षा पक्ष से इस दुर्घटना के अजीब समय के बारे में सवाल करती हैं जो सुविधाओं को पहली मौत के 1 दिन बाद ही क्षतिग्रस्त कर दिया। लेकिन अटॉर्नी को तर्क देते हैं कि पहली मौत का इस मामले से कोई संबंध नहीं है क्योंकि कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। इस बीच किम उस समय सतर्क हो जाते हैं जब बचाव पक्ष एक डॉक्टर को गवाही के लिए बुलाता है।
उन्हें लगता है कि यह वही डॉक्टर है जिससे कांग ने पिछले रात मिलने की व्यवस्था की थी। डॉक्टर गवाही देते हैं कि पानी में भारी धातुएं पाई गई हैं, लेकिन तर्क देते हैं कि ये किसी भी संख्या में प्रदूषकों से आ सकती हैं। इसके कारण दोषी वोट 70% से घटकर थोड़ा अधिक 50% हो जाता है। अचानक किम पानी में पाए गए विशिष्ट प्रदूषकों पर स्पष्टीकरण मांगते हैं। वे डॉक्टर को अनिच्छा से यह स्वीकार करने के लिए भी मजबूर कर देते हैं कि सबसे अधिक मात्रा में पाया गया प्रदूषक साइनाइड था। इससे बचाव पक्ष को क्षति नियंत्रण की ओर धकेल दिया जाता है और वे तर्क देते हैं कि साइनाइड केवल उच्च सांद्रता में ही हानिकारक होता है। डॉक्टर भी जोर देते हैं कि वह यहाँ विशेषज्ञ हैं, इसलिए उन्हें उनकी बात सुननी चाहिए। किम इसका विरोध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांग चर्चा को रोक देते हैं और सुझाव देते हैं कि डॉक्टर को थोड़ा पानी दिया जाए। थोड़ी देर बाद कांग चिंतित होकर यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करते हैं कि उन्हें गलती से नदी के सैंपल वाली पानी की बोतल नहीं दी गई थी। उनकी भावना सही साबित होती है क्योंकि डॉक्टर घबराहट में पानी थूक देते हैं, यह साबित करते हुए कि नदी का पानी वाकई खतरनाक है। जल्द ही बचाव पक्ष को एक और झटका लगता है जब एक फैक्ट्री कर्मचारी खुलासा करता है कि बांध की दुर्घटना से पहले ही प्रदूषण की समस्या थी। उसने यह समस्या चेयरमैन जू को भी बताई थी, लेकिन शातिर व्यापारी ने उसकी चिंताओं को खारिज कर दिया, कहते हुए कि उसे उन बुजुर्ग निवासियों की परवाह नहीं थी जिन्होंने पहले ही एक पूरी जिंदगी जी ली थी। चेयरमैन जू आरोपों से इनकार करते हैं, लेकिन कर्मचारी अपनी बात जारी रखता है। वह कहता है कि उसे सुरक्षा नियमों के पालन के कारण डॉक्टर सेफ्टी कहा जाता है। यह सुनकर किम असमंजस में पड़ जाते हैं कि पिछली रात कांग ने किस डॉक्टर से मुलाकात की थी। इस बीच जैसे जैसे चेयरमैन जू के इनकार और अधिक हताश हो जाते हैं, दोषी वोट 90% से ऊपर चले जाते हैं। कांग उन्हें एक कोने में धकेलते हैं, उनके कार्यों को बड़ी लापरवाही से हत्या करार देते हैं। इस पर चेयरमैन जू रणनीति बदलते हैं और रोने लगते हैं, यह स्वीकार करते हुए कि उन्हें प्रदूषण के बारे में बताया गया था, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि यह इतना दर्द देगा। यह ठीक अटॉर्नी की सबसे बुरी स्थिति के अनुसार है। कांग फिर पुष्टि करते हैं कि चेयरमैन जू पेशेवर लापरवाही के कारण मौत को स्वीकार कर रहे हैं। यह सुनकर किम स्तब्ध रह जाते हैं और अंत में समझते हैं कि यह वही परिणाम था जिसे कांग पूरी रात पाने के लिए काम कर रहे थे। अगला, कांग घोषणा करते हैं कि हत्या के इरादे के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, लेकिन लापरवाही स्पष्ट है। पेशेवर लापरवाही के कारण मौत की अधिकतम सजा 5 साल है। हालांकि हाल ही में एक विधेयक न्यायाधीशों को सभी पीड़ितों के लिए सामूहिक सजा देने की अनुमति देता है। कांग सभी पीड़ितों के नाम पढ़ते हैं, जबकि उनकी तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाई जाती हैं। गैलरी में परिवार के सदस्य रोते हैं क्योंकि कांग चौंकाने वाली सजा के तहत चेयरमैन जू को 235 साल की जेल की सजा सुनाते हैं। इस परिणाम से किम पूरी तरह से अविश्वास में रह जाते हैं, जबकि अदालत में जोरदार जयकार होती है। इसी क्षण कांग को एक जलती हुई चर्च का फ्लैशबैक आता है, जहां वे मलबे के दूसरी तरफ खड़े किसी व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वह व्यक्ति बहुत हद तक एसोसिएट जज किम गान जैसा दिखता है। अपने सफल प्रसारण परीक्षण के बाद कांग अपनी टीम को एक शानदार डिनर पर ले जाते हैं। एक बार जब वे बैठ जाते हैं तो वे साझा करते हैं कि उन्हें अपने खाली समय में शिकार करना पसंद है और एक जानवर को मारने का अनुभव रोमांचक लगता है। वे हिंसक चित्रण को जारी रखते हैं, कहते हैं कि वे स्वाद को अच्छी तरह से महसूस नहीं कर पाते हैं, इसलिए भोजन का अनुभव फाड़ने और दांतों से कुचलने के माध्यम से करते हैं। लेकिन किम बताते हैं कि ज्यादातर लोग उन्हें सिर्फ दांत कहते हैं। इस बीच ओह जिंजू तनाव को कम करने की कोशिश करती हैं और सोचती हैं कि कांग के स्वाद के अंकुश उनके पूरे जीवन में उच्च स्तरीय भोजन खाने के कारण खत्म हो गए हैं। न्यायाधीश स्वीकार करते हैं कि वे धनी परिवार में पले बढ़े हैं, लेकिन उनके पिता एक क्रूर साहूकार थे। एक बार फिर किम चुटकी लेते हैं और उनके पिता को निर्दयी आदमी कहते हैं। लेकिन कांग पलटकर जवाब देते हैं, कहते हैं कि किम को पता होगा क्योंकि उनका परिवार भी भारी कर्ज में था। फिर वह निर्दयतापूर्वक किम के माता पिता की दोहरी हेराफेरी का जिक्र करते हैं, जिससे वह अनाथ हो गए। यद्यपि न्यायाधीश तुरंत माफी मांगते हैं, किम पहले ही आहत हो चुके हैं, इसलिए वे बहाना बनाते हैं कि उनका पेट कमजोर है। बाद में जब किम घर जा रहे होते हैं, एक स्पोर्ट्स कार उनके पास से तेजी से गुजरती है। ली यंगमिन, जो कार चला रहा है, लगभग एक भरी हुई मेज को टक्कर मार देता है। फिर वह एक वृद्ध व्यक्ति को टक्कर मारते हुए गिरा देता है। किम, जो इस घटना को देख रहे होते हैं, दौड़ते हैं और वृद्ध व्यक्ति को उठाने में मदद करते हैं। लेकिन अमीर युवक एक बहुत ही आलसी माफी देता है और तेजी से वहां से चला जाता है। इस बीच मंत्री चा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड या SRF का दौरा करते हैं। वे फंड के चेयरमैन सियो जियोंग से मिलती हैं और उन्हें इस अप्रत्याशित फैसले के लिए कांग के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाती हैं। यह स्पष्ट है कि सरकार में किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि जू को दोषी ठहराया जाएगा। सियो किसी के साथ मिलकर काम करने से इनकार करते हैं, लेकिन मानते हैं कि जनता का समर्थन प्राप्त करना बुरा नहीं था। मंत्री चा के बाहर निकलते समय एक सचिव उन्हें रोकता है और दिखाता है कि परीक्षण के बाद सत्तारूढ़ पार्टी की स्वीकृति रेटिंग 17% बढ़ गई है। यह मंत्री चा के लिए अच्छी खबर है, जो राष्ट्रपति पद के लिए तैयार है। अगले दिन किम उधार ली गई किताब लौटाने के बहाने कांग से मिलने जाते हैं। न्यायाधीश उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित करते हैं और दोनों व्यक्ति बातचीत में लीन हो जाते हैं।
किम जू केमिकल्स के मामले में अंतिम गवाही देने वाले फैक्ट्री वर्कर जंग कियोंग का जिक्र करते हैं। यह पता चलता है कि उसने पहले एक अलग बयान दिया था जो उसके बॉस चेयरमैन जू का समर्थन करता था। किम कहते हैं कि उन्होंने कभी गवाह को इस तरह बयान बदलते नहीं देखा। कांग का तर्क है कि शायद उसे दोषी महसूस हुआ, लेकिन किम का मानना है कि उसने चेयरमैन जू को हत्यारा बनाने की कोशिश की। जब कांग कहते हैं कि सब कुछ ठीक रहा तो जूनियर जवाब देते हैं कि मुकदमे संवैधानिक होने चाहिए। लेकिन कांग अपनी बात पर अड़े रहते हैं और कहते हैं कि शक्तिशाली लोग भागने के लिए कोई भी साधन अपनाते हैं, जबकि असहाय पीड़ित शोक करते हैं। कार्यालय से बाहर आते ही किम अपना फोन निकालते हैं और रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। यह पता चलता है कि उन्होंने पूरी बातचीत रिकॉर्ड की थी। फिर वह अपने पुलिस मित्र सुयून से पास की एक दुकान पर मिलने का अनुरोध करते हैं। बाद में वे कांग की रिकॉर्डिंग सुनते हैं जिसमें फैक्ट्री वर्कर डॉक्टर का जिक्र है। सुयून को यह अजीब नहीं लगता कि गवाह ने अपना बयान बदल दिया। जब किम संकेत देते हैं कि कांग ने गवाह को प्रभावित किया तो वह उन्हें चेतावनी देती हैं कि राष्ट्रीय हीरो की सार्वजनिक आलोचना न करें, वरना कोई उन पर हमला कर सकता है। इस बीच ली फिर से अपनी स्पोर्ट्स कार में सार्वजनिक समस्या पैदा कर रहा है। एक गरीब मां और उसका छोटा बेटा उसकी राह में आ जाते हैं। वह उसकी कार से बचने के लिए तेजी से मुड़ती है, लेकिन एक साइन बोर्ड से टकरा जाती है। सौभाग्य से मां और बेटा फिलहाल ठीक हैं। संयोग से यह दुर्घटना फिर से किम के सामने ही होती है। वह और सुह्यून ली की कार का पीछा करते हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि वे उसे पकड़ नहीं पाएंगे। इसी समय एक तीसरी कार, जिसे खुद कांग चला रहे हैं, पीछा में शामिल होती है। वह सुह्यून की कार से आगे निकल जाते हैं और ली को रुकने के लिए मजबूर कर देते हैं। कुछ क्षण बाद सुह्यून और किम पहुंचते हैं, जबकि दोनों आदमी अपनी कारों से बाहर आ रहे होते हैं। कांग आराम से दस्ताने पहनते हैं और फिर अपनी ट्रंक से एक स्लेजहैमर निकालते हैं। किम देखते रहते हैं जब न्यायाधीश हथौड़ा उठाकर ली की कीमती कार को तोड़ने लगते हैं। एक चौंकाने वाले मोड़ में कांग अपनी आस्तीन से सफेद पाउडर का एक बैग निकालते हैं और दिखाते हैं कि वह ली की कार में मिला था। न्यायाधीश यहां तक कि उस बिगड़ैल लड़के को बैग छूने देते हैं ताकि उसके उंगलियों के निशान लग जाएं। वह स्पष्ट कर देते हैं कि अगर ली ने अपनी हरकतें दोहराई तो वह इसे सबूत बना सकते हैं। फिर कांग उसे एक मेट्रो कार देते हैं और अपनी स्पोर्ट्स कार में तेजी से चले जाते हैं। अगले दिन सुह्यून गवाह जंग कियोंग से अधिक जानकारी के लिए मिलती हैं, लेकिन वह उससे बात करने से इनकार कर देते हैं और यहां तक कि दरवाजा बंद कर देते हैं। सुह्यून फिर पहले परीक्षण में गवाही देने वाले डॉक्टर से मिलती हैं। वह उसे बताते हैं कि कैसे वह लगभग एक दुर्घटना में फंस गए थे जब उन्होंने अदालत में दिए गए पानी को पिया था। उन्हें यकीन है कि पानी में कुछ मिलाया गया था, हालांकि उनके रक्त परीक्षण में कुछ भी नहीं दिखा। अगले दिन ली का उसके कार्यस्थल पर गुस्सा फूट पड़ता है। उसने केक मंगवाया था, लेकिन उसका स्वाद वैसा नहीं था जैसा उसने चाहा था। पता चलता है कि वह उपाध्यक्ष है और यहां भी सड़क की तरह एक समस्या है। बाद में वह अपना गुप्त स्टैश निकालता है ताकि मन हल्का हो सके, लेकिन उसकी सफेद पाउडर की छोटी सी थैली उसे कांग की याद दिलाती है। अदालत में ओह जिंजू यह जानकर निराश हैं कि कांग ने उनका अगला मामला बदल दिया है। जिस जटिल मामले की उन्होंने तैयारी की थी, उसकी जगह एक साधारण हमले के मामले पर सुनवाई होगी जिसमें केवल जुर्माने की सजा है। अपराधी एक युवा व्यक्ति कई बार हमले कर चुका है, लेकिन हमेशा समझौता कर लिया। उसने समझौता करने के लिए जितना पैसा खर्च किया, उसके बावजूद उसे बेरोजगार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। जिंजू और किम ध्यान देते हैं कि यदि पुलिस आसान रास्ता लेना चाहती थी तो उसकी नौकरी का विवरण छोड़ना जानबूझकर हो सकता था। इस बीच सुह्यून इंटरनेट पर लेखों की तलाश में रहती हैं और एक नकारात्मक टिप्पणी पाती हैं जिसमें लिखा है, कांग योहान शैतान है। फिर वह किम को कॉल करती हैं और कहती हैं कि उन्होंने पहले ही टिप्पणी के पोस्टर का पता लगा लिया है। सप्ताह के अंत में किम एक पादरी से मिलते हैं जो बचपन से कांग को जानते थे। पादरी याद करते हैं कि न्यायाधीश एक शांत बच्चा था जिसमें एक गहरे गंभीर स्वभाव था। एक दिन एक पक्षी कक्षा में आ गया और जब वह उसके डेस्कमेट के सामने उतरा तो कांग ने उसे मार डाला। उसके बाद उसे एक राक्षस कहा गया और बहिष्कृत कर दिया गया। कक्षा के अमीर और गरीब दोनों बच्चे उसे तंग करने लगे। कुछ दिनों बाद अमीर बच्चों की चीजें गायब होने लगीं और गरीब बच्चों पर आरोप लगाए जाने लगे। कांग पीछे की सीट से देख रहे थे जबकि छात्रों में लड़ाई शुरू हो गई। उस रात किम कांग के कार्यालय में ऑडियो ट्रांसमीटर डिवाइस को वापस लेने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वह अब डेस्क के नीचे नहीं है। तभी चालाक न्यायाधीश छाया से उभरते हैं और सुनने वाला उपकरण गिरा देते हैं। लेकिन इससे पहले कि दोनों एक दूसरे का सामना कर पाएं, वे दीवार पर टंगी एक तस्वीर के पीछे से एक बीप की आवाज सुनते हैं। किम को एहसास होता है कि यह एक बम है और कांग को बचाने के लिए कूद पड़ते हैं। जैसे ही दीवार विस्फोट के साथ फटती है, वे दोनों हवा में उड़ जाते हैं और कांच की खिड़कियां टूट जाती हैं।